हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाठशाला। आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की। इनका आगमन कब हुआ, इन्होंने कब कब अपनी व्यापारिक कोठियाँ लगाईं, कहाँ लगाईं और उनका उद्देश्य क्या था, इन सभी की बात करेंगे। और उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, उन फैक्ट्स की भी बात करेंगे जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा न छूटे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिंडेन हॉल की। मिंडेन हॉल पहला ब्रिटिश नागरिक था जो 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। उस वक्त ये बड़ा साहस का काम था, क्योंकि हमने अपने पिछले सेशन में आपको बताया भी है कि उस वक्त क्या होता था कि अगर आप पैदल सफ़र कर रहे हैं तो गिने चुने रास्ते होते थे और उन रास्तों में अक्सर डाकू भी लगा करते थे जो व्यापारियों को लूट भी लेते थे, और अगर वो ज़रा भी प्रतिक्रिया करते थे या विरोध करते थे उनको मार भी दिया जाता था। तो सबसे पहले 1599 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था? उसका नाम है आपका मिंडेन हॉल। मिंडेन हॉल ये भारत पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक है। कब? 1599 में। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ के फरमान द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड में ही की गई, भारत में नहीं, इंग्लैंड में ही की गई। और उसको भारत, इंडोनेशिया और जितने भी ये पूर्वी देश हैं मुख्य, उनके साथ में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के व्यापारिक अधिकार दिए गए। ठीक है। अब क्या होता है, 1603 ईस्वी में महारानी की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद में जेम्स प्रथम जो है वो इंग्लैंड का महाराजा बनते हैं। अब 1608 में जेम्स प्रथम ही वो महाराज थे या शासक थे जिन्होंने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में या मुग़ल दरबार में कहीं भेजा था। अब जहांगीर का दरबार नहीं कहेंगे, उसको हम अभी समझते हैं क्यों। मुग़ल दरबार में भेजा। और एक पॉइंट ये ध्यान रखिए कि उस वक्त 1605 तक अकबर जो है वो मुग़ल शासक थे, लेकिन क्योंकि वहाँ ये ख़बर नहीं थी कि अकबर की डेथ जो है वो 1605 में हो चुकी है और इस वक्त जो है वो जहांगीर तख्त पर बैठे हुए हैं या शासक हैं, तो जो आपके जेम्स प्रथम थे इन्होंने जो पत्र लिखा था वो अकबर के नाम से लिखा था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अकबर के नाम से लिखा था, लेकिन जब आपके कैप्टन हॉकिंस यहाँ पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर जो शासक इनको मिलते हैं वो जहांगीर थे। खैर, वो इस बात को माइंड नहीं करते हैं, उसका भव्य स्वागत करते हैं कैप्टन हॉकिंस का, उसको 400 का मनसब भी प्रदान करते हैं और उसको खान की उपाधि भी देते हैं। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा ब्रिटिश या अंग्रेज़ व्यक्ति है जिसे जहांगीर ने 400 का मनसब दिया या खान की उपाधि दी। तो आपका जवाब क्या होगा? कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में मुग़ल दरबार में पहुंचा था। ठीक है। अच्छा, इसी के शासनकाल में क्या हुआ, यानी जेम्स प्रथम के शासनकाल में जो अवधि 15 वर्षों की थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो फरमान महारानी ने जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, उसमें 15 वर्षों की अनुमति थी। लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम के शासनकाल में ये अवधि जो है वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई कि आपका जब तक है व्यापार कीजिए, जब तक हमारी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पहली जो व्यापारिक कोठी इन्होंने खोलने की कोशिश की, वो कोशिश की कहाँ? सूरत में आपके, यानी ये गुजरात वाले एरिया में। इन्होंने भी पुर्तगालियों की तरह तटीय क्षेत्रों पर ही अपना अधिकार करना शुरू किया। जैसे हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि किस तरह से पुर्तगालियों ने पहले कोचीन में, उसके बाद दीव, फिर उसके बाद दमन, इन सभी को जीतना शुरू किया और फिर उसके बाद में गोवा को इन्होंने जीता। किससे जीता? याद रखिए, आपके यूसुफ आदिल शाह से जीता था, जो कि उस वक्त बीजापुर का शासक था। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। परमानेंट कब जीता था? 1510 ईस्वी में। तो इसी तरह से अंग्रेज़ों ने भी तटीय क्षेत्रों में ही अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू करी ताकि माल के लाने ले जाने में आसानी भी हो और हम दूसरों को यहाँ ना आने दें, अपना एक आधिपत्य यहाँ पर बना लें। ठीक है,
चलिए, तो ये जो फैक्ट्री थी 1608 में जो इन्होंने कोशिश करी लगाने की, वो असल में बनना शुरू हुई थी 1608 में। इसके बनने से पहले 1611 ईस्वी में क्या हुआ कि पहली अस्थायी जो फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में लगा दी गई, आपकी पूर्वी घाट में। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। इसके बाद 1613 में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री बनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सूरत है ऑप्शन में तो सूरत में लगाएंगे, सूरत नहीं है तो मसूलीपट्टनम में लगाएंगे। ठीक है, और अगर दोनों हैं, ये भी सवाल हो सकता है, अगर दोनों हैं तो स्थायी वाले का महत्व ज़्यादा होगा, इसलिए हम सूरत में लगाएंगे। ठीक है, तो 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाई गई। इसके बाद 1615 ईस्वी में एक और अंग्रेज़ मुग़ल दरबार पहुंचता है, उसका नाम क्या था, टॉमस रो। वो भी आपका जहांगीर के दरबार में ही पहुंचता है, जो 1619 तक, ये 1919 अगर हो जाएगा ना तो ये 200-300 साल जी जाएगा भाई। ये तो बहुत तगड़ा नुकसान कर देगा भारत को, 200-300 साल जी गया तो बस। तो 1615 में टॉमस रो को मुग़ल दरबार में भेजा गया और वो 1619 तक रहा। इसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे सामने आता है कि जब 1620 ईस्वी में अंग्रेज़ी नौसेना ने क्या किया, पुर्तगाली नौसेना को हरा दिया और उनके प्रभुत्व को, उनके वर्चस्व को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। 1623 ईस्वी में भड़ोच और अहमदाबाद में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री लगाई है। भड़ोच और अहमदाबाद भी समझ लीजिए कहाँ है, आपका गुजरात में ही है। भी देखिए ये पूरा खेल जो है भी तटों पर ही चलेगा, क्योंकि अगर तट पर कब्ज़ा किया, तट के साथ साथ हिंद महासागर पर कब्ज़ा किया, तो ये आप जब इतिहास में दृष्टि डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस भी शासक का अधिकार हिंद महासागर पर होता है तो उसका अधिकार भारत में होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए इनकी कोशिश यही रहती थी कि तटों को कब्जे में किया जाए, हिंद महासागर को कब्जे में किया जाए और पूरे भौकाल के साथ में पूरे इंडिया में फ्री व्यापार किया जाए और यहाँ से लोगों से उल्टा कर लिया जाए। जो उनके जहाज़ आ जाए या मुग़ल साम्राज्य के जहाज़ आ जाएँ, वो हमने पिछले सेशन में बात करी थी किस तरह से पुर्तगाली मकारी करते थे कि मुग़ल सेना के ही जहाज़ों को किडनैप कर लिए, 4 जहाज़ों को। उसमें शाहजहाँ की माँ का बड़ा कीमती सामान था जिसकी 1 आध करोड़ कीमत थी उस वक्त। ठीक है, उसको लूट लिया, उसमें कई मुसलमानों को बंधक बनाया। उसके बाद फिर इनसे जो है हुगली वाला एरिया जो है वो खाली कराया गया। तो ये सारे पॉइंट हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, 1620 हो गया। 1622 में और आरमुजपुर पर भी अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। 1625 में अंग्रेज़ों ने सूरत की किलेबंदी की, अपने आप को महफूज करने के लिए, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, ख़ास करके पुर्तगालियों से। 1632 में गोलकुंडा के शासक से सुनहरी फरमान इन्होंने हासिल किया। सुनहरी होता है ना कि सुनहरा होता है, ये आप थोड़ा सा अगर शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे तो सुनहरा वर्ड असल में नहीं होता है, वो सुनहरी होता है। वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में सेम यूज़ होता है। तो एक सुनहरी फरमान हासिल किया और उसके बदले में उन्होंने 500 पैगोड़ा दिए, सोने के सिक्के दिए। अच्छा, 1651 में व्यापार विस्तार के लिए इन्होंने हुगली में एक कोठी बनाई। हुगली कहाँ है? ये आपका बंगाल वाला रीजन है, कलकत्ता बंगाल वाला। ये कोलकाता, ये आपका हुगली नदी, उसी के तट पर इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री लगाई ताकि व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अच्छा, और 1651 में ही शाहजहाँ के द्वारा इन्हें मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी गई। मुक्त व्यापार का क्या मतलब है? इतनी छोटी राशि के बदले इन्हें इतनी बड़ी सहूलियत या व्यापार करने की छूट दी गई कि आप उसको मुक्त ही कह सकते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या था कि 3000 रुपये वार्षिक कर दे करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा, समझ रहे हैं, ये पूरा बंगाल वाला रीजन, ये पूरा बिहार वाला रीजन और आपका उड़ीसा, ये उड़ीसा वाला रीजन, ये 3 रीजन जो कि बाद में मिलकर के आपके प्रेसिडेंसी का निर्माण करते हैं, इन सभी में इन्हें मुक्त व्यापार की आज्ञा मिल गई। असल में उस टाइम हुआ क्या था कि एक अंग्रेज़ जो है ग्रेवियन बाफ्टन, वो एक शल्य चिकित्सक यानी डॉक्टर था, उसने शाहजहाँ की बेटी का इलाज किया था, उससे वो बड़ा खुश हुआ था और उसने इसी वजह से इनको जो है ये छूट प्रदान की थी। अच्छा, अब क्या हुआ, एक और बड़ा महत्वपूर्ण फरमान इनको हासिल हुआ
बंगाल के सूबेदार और औरंगज़ेब के बेटे अजीमुशान के द्वारा, जिसने 1698-99 में इनको मात्र 1200 रुपये के बदले में कालीकत, गोविंदपुर और आपका सुतनाती, इन सभी में ज़मींदारी की इनको आज्ञा दे दी। यानी इनको ज़मींदारी दे दी पूरी कि आप राजस्व वसूल कीजिए, कर लीजिए, जो मन है उसको ज़मीनों के साथ कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। कितने? सिर्फ 1200 रुपये वार्षिक के बदले में। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है अंग्रेज़ों के यहाँ साम्राज्य विस्तार करने के बारे में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई बात हमारी 1698-99 तक। अब हम उस फरमान की बात करने जा रहे हैं जो 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फ़र्रुख सियर के द्वारा, मुग़ल सम्राट, क्या नाम था भाई इसका? फ़र्रुख सियर। ये था कौन? ये औरंगज़ेब के बाद बनने वाला मुग़ल सम्राट था, जो कि बस ऐसे ही थे, नाम के शासक थे, बाकी सब इनके बस का था नहीं कुछ भी। नहीं तो अंग्रेज़ उसी वक्त जो है इनको मार धाड़ करके भगा दिए होते, मगर इनको पता ही नहीं था कुछ। अच्छा, एक फैक्ट और ये ध्यान में रखिए कि औरंगज़ेब के समय तक ये बड़े कायदे में रहे, क्योंकि 1680 में औरंगज़ेब ने इन पर जजिया लगा दिया था। समझ रहे? अंग्रेज़ों पर भी। ये फैक्ट आपको बड़ी मुश्किल से पता चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट सच बात है कि औरंगज़ेब के द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेज़ों पर भी जजिया कर लगाया गया था। तो औरंगज़ेब के समय तक तो बड़ी औकात में रहे अपने, लेकिन औरंगज़ेब के 1707 में मरने के बाद से फिर इनके जो है भाव ख़राब होने शुरू हो गए। इन्होंने इधर हाथ मारना, उधर हाथ मारना, इससे ये काम लेना, उससे वो काम लेना, सब ये शुरू कर दिया। तो ये जो 1717 में इनको फरमान हासिल हुआ, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? मुग़ल सम्राट फ़र्रुख सियर के द्वारा। कब दिया गया था? 1717 ईस्वी में। इसके अंतर्गत बहुत सारी ख़ास छूट जो हैं वो अंग्रेज़ों को प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फ़र्रुख सियर ने कंपनी को एक फरमान दिया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं 1756 में। 1756 में क्या हुआ? एक बड़ी ही दुखद घटना जो है वो सामने आई। अब वो असल में हुई या नहीं हुई, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है कि ये उसमें जो क्या कहते हैं इसको, जो गवाह था वो भी अंग्रेज़ था, और जो ये घटना घटित हुई थी वो अंग्रेज़ों के साथ घटित हुई थी। तो इसमें थोड़ा सा हमें शक होता है कि शायद वो झूठ बोल रहा हो, दोनों शक्तियों को आपस में लड़ाने के लिए। हुआ क्या था कि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कलकत्ता में अधिकार कर लिया। ठीक है, और उसी दौरान इसने क्या किया कि करीब 143 अंग्रेज़ों को, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे और आदमी भी थे, तो उनको जो है एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अकॉर्डिंग टू हॉलवेल नाम था उसका, जिसने ये कहानी बताई, हॉलवेल। तो वो बताता है कि 143 लोगों को जब इन्होंने बंद कर दिया तो अगली सुबह जब उनको निकाला गया तो सिर्फ 23 जो है वो लोग वापस मतलब जीवित निकले थे, बाकी वहीं पर मर गए थे। अगर ये सच है तो बड़ा अफसोसनाक और ग़लत बात है ये। इस तरह के व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो बंदी हो या आपका ग़ुलाम हो। ये सरासर मानवता के ख़िलाफ़ बात है अगर ये सच है तो। अच्छा, फिर इसका परिणाम क्या होता है कि दोनों तरफ जो है कटुता और बढ़ जाती है। फिर 1757 में, जैसा कि आपने पढ़ा है, प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें बिना युद्ध किए ही सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। वो कैसे होता? ये है कि जो मीर जाफ़र था, ठीक है, और जगत सेठ, ये 2-4 नाम ऐसे हैं कि जो अंग्रेज़ों के साथ में थे उस वक्त। उन्होंने क्या किया था कि ऐन वक्त में मुग़ल सम्राट से क्या कहा, युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद में, प्लासी के मैदान में, कि आप जाइए, आप क्यों टेंशन लेते हैं, ज़रा सी फ़ौज अभी हम इनको मार गिराते हैं, तो इसको तो वापस भेज देते हैं सिराजुद्दौला को। फिर क्या होता है कि अंग्रेज़ों के साथ तो पहले ही से मिले थे, इनको फिर वहाँ जा कर के इनके दरबार से गिरफ़्तार किया जाता है और इनको जो है अपदस्थ कर दिया जाता है इनके शासन से, और जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है।
ठीक है, तो एक ये घटना हो गई। इसके बाद की घटना वो भी महत्वपूर्ण है, वो है 1764 का बक्सर का युद्ध। हम ये सारे जो युद्ध है ना किसी एक खास वीडियो में इनकी सब की बात करेंगे। यूरोपीय शक्तियों द्वारा लड़े गए भारत में युद्ध, आपस में हो या भारतीय शक्तियों से, सारे कुछ हम एक ही वीडियो में बात करेंगे। अभी हम एक दो चार खास जो युद्ध हैं जिनसे इनके साम्राज्य के स्थापित होने में मदद मिली, हम उनकी खाली बात कर रहे हैं। तो 1757 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था भाई? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है वो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। हुआ नहीं था लेकिन हुआ था। अब हुआ क्यों नहीं था वो तो मैं आपको बता दिया है। अच्छा, इसके बाद जब हम 1764 की बात करेंगे तो ये आपका प्लासी के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके बंगाल का जो नवाब था, ठीक है, मीर कासिम, ये हम बात करेंगे इसकी कि 1760 में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया था। ठीक है, फिर 1763 में मीर कासिम को हटा दिया था। ठीक, तो मीर कासिम जो है इससे नाराज़ हो गया था। तो फिर उसने क्या किया कि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय था उस वक्त, और शुजाउद्दौला को साथ में लेकर के एक सेना बनाई और अंग्रेज़ों से जा टकराए। और ये जो युद्ध हुआ था ये आपका 20 अक्टूबर को हुआ था, 20 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में इस संयुक्त सेना की बहुत बुरी हार हुई थी। ठीक है, बहुत बुरी हार हुई थी। और इस दौरान जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज़ों का वो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, इसी ने प्लासी का युद्ध भी जितवाया था। और शायद यहाँ पे कोई और हो, लेकिन प्लासी के युद्ध में आपका लॉर्ड क्लाइव था, ये तो कंफर्म बात है। ठीक है, तो ये युद्ध दो ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या किया, पहले तो मुग़लों की पोल खोल दी कि ये बस देखने के महाराजा हैं पूरे इंडिया के, या पूरे इंडिया में इनका साम्राज्य है, लेकिन इनके पास जो सेना की शक्ति है वो ख़त्म है। एक तो ये पोल खुली। उसके बाद अंग्रेज़ों को इसका लाभ क्या हुआ कि इन्होंने अपने विस्तार की जो नीति थी उसको और तेज़ी से फैलाया। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि अब हमसे टक्कर लेने वाला इंडिया में कोई नहीं है सिवाय एक व्यक्ति के, वो थे हैदर अली, जिन्होंने 1661 ईस्वी में, कब? 1661 ईस्वी में एक स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी, जिसकी हम बात करेंगे आगे कभी। मैसूर राज्य की स्थापना की थी। फिर इनके बीच में दो युद्ध होते हैं, जिसमें पहले युद्ध में आपके हैदर अली की जीत होती है, मद्रास की संधि होती है। फिर उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है, और उस युद्ध के दौरान जो 1682 से 84 के मध्य हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान जो हैं वो मैसूर की गद्दी पर बैठते हैं। और फिर उनके साथ में भी एक युद्ध होता है 1690 से 92 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर इसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान स्वयं मारे जाते हैं। अभी आप ये समझिए कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 को, तब जो है अंग्रेज़ों ने कहा था कि आज भारत हमारा हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये तीन बहुत प्रमुख घटनाएं थीं। 1757 वाली, जहाँ पर इनको बंगाल का आधिपत्य मिल जाता है। 1764 वाली, जहाँ पर इनकी विस्तार की नीति और तेज़ी से बढ़ना शुरू होती है। और फिर अंतिम जो युद्ध हुआ आपका 1799 ईस्वी में, का कौन सा युद्ध हो? चतुर्थ मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में। यद्यपि और उसमें जो है क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारे गए और अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य, यानी आपका ये कर्नाटक भी, केरल का कुछ हिस्सा, आंध्रा का भी कुछ हिस्सा, ये बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था उस वक्त, ये सब जो है अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की। 1799 में जिस वक्त अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की राजधानी पर हमला किया, तो टीपू उस वक्त खाना खा रहे थे बैठे। और जब इन्हें ये सूचना मिली कि अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, तो उन्होंने जो लुकमा मुंह में रखने जा रहा उसको वहीं पे रख दिया। और उनके बल्कि सेनापति ने उनसे कहा कि आप निकल जाइए, हम इनसे निपट लेंगे। तो उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक जवाब दिया था कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी अच्छी है। और बस वहीं से तैयार होकर के युद्ध क्षेत्र में पहुँच गए थे। ठीक है, तो ये कुछ घटनाक्रम था जो अंग्रेज़ों से संबंधित है कि अंग्रेज़ किस तरह से भारत में प्रवेश करते हैं,
कौन कौन सी नीति अपनाते हुए वो आगे बढ़ते हैं, किस राजा से उन्हें कौन सा फरमान मिला, किससे इन्होंने क्या युद्ध किए जिससे उनके साम्राज्य को और मजबूती मिली। अब अगले सेशन में भी हम इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा कमेंट भी करते रहिए, बताते रहिए कि सर ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, आप इसमें ये भी अगर बताते, ये भी अगर बताते तो थोड़ा सा और फिर काम बनेगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला जो मद्रास प्रेसिडेंसी आगे चल कर के बने, सॉरी बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर इधर मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, इन सभी की हम आगे बात करेंगे। और इसके बाद यूरोपीय कंपनियों में या यूरोपीय कंपनियों और भारतीयों में कौन कौन से युद्ध हुए हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अगले सेशन में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कमी आपको लगा करे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, उसके फैक्ट्स, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दें। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।